नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में और महत्वपूर्ण रूप से हम इसमें जानेंगे अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता के अधिकार हमें दिए गए हैं उनके बारे में बड़े डिटेल से जानने वाले हैं। एक लेक्चर पूरा आर्टिकल 19 खत्म, समझिए, है ना। तो भारत के स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार हमको दिया गया है ना। जिस प्रकार से समानता का अधिकार है उसी प्रकार से स्वतंत्रता का अधिकार भी हमें मिल जाता है, जो कि हमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिए गए हैं, है ना। और 14 से लेकर 18 तक किसके समानता के अधिकार हमें दिए गए हैं। कभी कभी इतने इजी सा क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बड़े ही विस्तार रूप से इनके बारे में संविधान में दिया गया है, हालांकि इनके ऊपर कुछ उचित प्रतिबंध भी लगाए ही गए हैं। तो स्वतंत्रता के अधिकार में हम आ जाएं तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 हमें स्वतंत्रताएं दी गई है ना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले उनमें जो है हम देख लेते हैं कि 6 कौन कौन सी स्वतंत्रताओं के बारे में। हालांकि ओरिजिनली यहाँ पर 7 प्रकार की हुआ करती थी, परंतु अब जो है 6 स्वतंत्रता है। तो पहला बता देता हूँ, है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। दूसरा है शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्रित होने का यानी सभा करने का अधिकार है। तीसरा है संघ, यूनियन या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने का अधिकार है और भारत के किसी भी भाग में निवास करने का और बसने का अधिकार है। और उसके बाद में आ जाता है कोई भी पेशा, वृत्ति, व्यवसाय अपनाने का अधिकार भी आपको है। आप जो चाहे वो व्यवसाय अपना सकते हैं। अब एक एक करके एक एक स्वतंत्रता के बारे में डिटेल से हम देख लेते हैं कि अगर कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। तो मूल रूप से यहाँ पर हुआ करते थे 7 स्वतंत्रताएं, 7 अधिकार, परंतु जो है एक अधिकार जो है उसको हटा दिया जाता है 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। वो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार जो है उसको मूल अधिकार से हटा दिया जाता है और वो अनुच्छेद 301 के तहत जो है वो मात्र और मात्र रह गया है विधिक अधिकार। यहां से भी क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी, आप याद रखिएगा ये वाला स्टेटमेंट भी, ठीक है। अब 6 अधिकार बचते हैं, उनमें से पहला आ जाता है, पहला इसमें सबसे आ जाता है पहले इन अधिकारों के बारे में थोड़ा एक जनरल चीज मैं बता दूं कि सबसे पहले तो ये अधिकार जो है ये केवल आपको राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध मिलते हैं, ना कि किसी निजी व्यक्ति की कार्रवाई के विरुद्ध। यानी राज्य इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए तब आपको ये अधिकारों को लेकर आप कोर्ट में जा सकते हो। कोई निजी व्यक्ति या कंपनी आपके ऊपर लगा रही है तब आप नहीं जा पाओगे, ठीक है। दूसरी बात, यह केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, कंपनी को और उसके शेयरधारकों को और बाहर के लोगों को यानी विदेशियों को यह प्राप्त नहीं है। आपको याद रखना। तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये इतने आर्टिकल हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, यानी सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। ये इन 5 अनुच्छेदों में जो दिए गए, ठीक है। तो ये सिर्फ इनको प्राप्त है, किसी कंपनी को भी प्राप्त नहीं है। यहां से स्टेटमेंट बन सकता है कि अनुच्छेद 19 जो है वो किसी कंपनी को, विदेशियों को भी प्राप्त है। आप कंफ्यूज कर जाओगे, इतनी माइन्यूट माइन्यूट चीजें समझोगे तभी आप समझ पाओगे, ठीक है, तभी क्वेश्चन सही होंगे प्रीलिम्स में, ठीक है। और ये जो अधिकार हमें दिए गए हैं 6 अधिकार, इनके ऊपर कुछ उचित युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, है ना। वो उचित प्रतिबंध जो है वो अनुच्छेद 19 में ही उल्लेख किया गया है उनका, और किसी आधार पर उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले स्वतंत्रता हम देख लेते हैं, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो वाक और अभिव्यक्ति के मतलब, वाक मतलब बोलना, अभिव्यक्ति मतलब अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना, है ना। तो वो हो गया वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब आप जो है कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। कैसे कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं? तो आप मौखिक रूप से कर सकते हैं, बोल के कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं, मुद्रण के द्वारा कर सकते हैं, छपवाकर, पत्र छपवाकर, कुछ पर्चे छपवाकर कर सकते हैं, चित्र बनाकर कर सकते हैं, है ना। और इसमें से सिर्फ खुद के ही मत देने की स्वतंत्रता नहीं है, आप किसी और का मत भी सामने रख सकते हैं, है ना। आप राय रख सकते हैं, विश्वास बता सकते हैं, अपनी धारणाएं स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं कि मेरी ये धारणा है ना। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार टाइम टाइम पर सुप्रीम कोर्ट जो है अलग अलग डिसीजंस देता रहता है, निर्णय देता रहता है। उन निर्णयों में जो है इसकी अलग अलग व्याख्या होती रहती है। तो इस निर्णय में या इन अधिकारों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार क्या क्या अधिकार आपके पास है। तो एक तो है अपने या दूसरों के विचारों का प्रचार करने का अधिकार। आप खुद का भी प्रचार कर सकते हैं विचारों का, दूसरे के विचारों का प्रचार भी कर सकते हैं। आपके पास मौन रहने की स्वतंत्रता भी है। जरूरी नहीं कि आपके पास बोलने का अधिकार, इसका मतलब आप चुप नहीं रह सकते। बोलने का अधिकार है, उसी में आपका चुप रहने का भी अधिकार है। आप चाहे तो चुप भी रह सकते हैं किसी चीज के प्रति। आपको कोई ये उकसा नहीं सकता कि आप जो है इस चीज का विरोध करो या इस चीज का विरोध मत करो, है ना। आपके मन में जो है तो आप बोलना चाहो बोलो, आपको चुप रहना तो आप चुप रहो। पत्रकारिता की आपको पास स्वतंत्रता है, आप पत्रकारिता कर सकते हैं। किसी समाचार पत्र पर पूर्व सेंसरशिप लागू करने का अधिकार
नहीं होगा सरकार को, है ना, इसके विरुद्ध नागरिकों को अधिकार प्राप्त है। ऐसा कब हुआ करता था? तो ब्रिटिश काल में हुआ करता था सेंसरशिप जो है। हालांकि 1975 में अपने आपातकाल लगा था, तब सेंसरशिप लागू की जाती है भारत में। स्वतंत्र भारत में अगर कहीं ऐसा स्टेटमेंट बने तो वाणिज्यिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता है। कोई भी जो है वो अपना वाणिज्यिक विज्ञापन कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना अपना, कोलगेट का, किसी का भी करते हैं तो वो कर सकते हैं। टेलीफोन पर बातचीत करने के टैपिंग के विरुद्ध अधिकार है कि आपका फोन जो है वो टैप नहीं किया जा सकता। इसके विरुद्ध भी आपको अधिकार प्राप्त है। आप कोर्ट जा सकते हो कि आपका कोई फोन टैप करता है तो। हालांकि इसकी एक प्रोसीजर के तहत किया जाता है तो वो अलग बात है, ऐसा ही नहीं कोई मुंह उठा के कर सकता है। फिर प्रसारण करने का आपके पास अधिकार है, ब्रॉडकास्टिंग का अधिकार है, सरकारी गतिविधियों के बारे में आपका पूरा पूरा जानने का अधिकार है। इसी से तो निकल के आता है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, इसी अधिकार से निकल के आता है। फिर है धरना करने का अधिकार, प्रदर्शन करने का अधिकार, पर इसमें याद रखना हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। आप कह सकते हो कि पूरा आप लॉकडाउन कर दो तो ऐसा अधिकार आपके पास नहीं है। लॉकआउट्स करने का अधिकार नहीं है आपके पास। क्या है आपके पास? धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, वो भी शांतिपूर्ण आप कर सकते हो। आप किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आहूत बंद के विरुद्ध आपके पास अधिकार है। जैसे कि मान लीजिए अब भारत में तो चलता रहता है, आज कुछ कभी कोई सा दल कह रहा था कि इसके विरोध में भारत बंद, अब आप इसके विरोध में आवाज उठा सकते हो। आप चाहो तो जो है आपने, वो कहते हैं भारत बंद, आप अपनी दुकान खोल सकते हो, आप अपने विचार रख सकते हो कि नहीं मैं नहीं आपके, मैं आपके विरोध में हूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकता ये। ऐसा हुआ था कब? महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था। तो महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा वहाँ पर जो है बंद का ऐलान किया जाता है, परंतु एक श्रेया सिंघल नाम की एक लड़की होती है, तो श्रेया सिंघल कहती है कि नहीं मैं इसके विरोध में आवाज उठाऊंगी। और श्रेया सिंघल जो है आवाज उठाती है तो आईटी एक्ट की धारा 66A, यह है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसके धारा 66A में जो है इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आईटी एक्ट की धारा 66A जो है ये संविधान का उल्लंघन करती है, बोलने के अधिकार का उल्लंघन करती है। इसलिए इस श्रेया सिंघल केस में इस धारा 66A को हटा ही दिया जाता है। केस भी मैंने बता दिया। आजकल जो है यूपीएससी बहुत फोकस कर रही है इनके ऊपर। फिर है दूसरा है, यहाँ पर अब आ जाता है प्रतिबंध की। क्या प्रतिबंध यहाँ पर लगाया जा सकता है इस भाषण की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर? तो एक तो भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता की के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि आपको बोलने का अधिकार है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि भारत की अखंडता ही सब खतरे में आ जाए। आप ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते कि भारत दो टुकड़ों में विभाजित हो जाए। भारत की राज्य सुरक्षा है वो भी खतरे में नहीं आनी चाहिए। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है वो भी आप खतरे में नहीं डालने चाहिए कि आप जो है वो बांग्लादेश के प्रति नफरती बयान दे रहे हो, आप अमेरिका के प्रति दे रहे हो, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर अमेरिका का राष्ट्रपति आए और आप उनके प्रति नफरती भाषण दिए जा रहे हो कि उनको मार दो, काट दो, ऐसे। इससे तो क्या होगा कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। फिर पब्लिक ऑर्डर जो है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। शालीनता और नैतिकता भी नहीं होनी चाहिए कि आप चौक पर खड़े होकर गालियां दिए जा रहे हैं किसी आदमी को, तो ये तो शालीनता और नैतिकता के खिलाफ है ना, तो वो आप नहीं कर सकते। आप न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते, किसी की मानहानि नहीं कर सकते, किसी के बारे में उल्टा बुरा भला बुरा नहीं कह सकते, और किसी को अपराध के लिए उकसा नहीं सकते। आप कह सकते हो कि मुझे तो बोलने का अधिकार है जी, मगर आप किसी को जाके भड़का दो, उसको मार दे, ये कर दे, वो कर दे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फिर आ जाता है दूसरा, इसमें अनुच्छेद 19(1)(b क्या कहता है? ये एकत्र होने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है कि शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन का अधिकार है। किसका? निरायुध सम्मेलन का अधिकार है। आदमी मिल सकता है शांतिपूर्ण तरीके से, बिना हथियारों के आप चाहे तो मिल सकता है, जिसमें सार्वजनिक बैठकें की जा सकती है। प्रदर्शन और जुलूस निकालने का अधिकार भी अपने पास है। मगर यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह केवल सार्वजनिक भूमि पर होना चाहिए। तभी तो आपको पता होगा कि रामलीला मैदान में होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी के घर में जाके बैठ जाओ और हमें तो शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार है, हम तो शांतिपूर्ण किसी के घर में बैठे। नहीं, निजी भूमि पे नहीं, सार्वजनिक भूमि पे आप कर सकते हैं। और सभा जो है वो शांतिपूर्ण और निहत्ती होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप AK-47 लेके, तलवारें लेके बैठ जाओ और कहोगे हमें तो सभा सम्मेलन करने का अधिकार, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से प्रावधान अव्यवस्थित, हिंसक और उपद्रवी सभाओं और शांति भंग करने वाली सभाओं और हथियार से जुड़ी हुई सभाओं को संरक्षण नहीं देता। आप हथियार बंद लेके और भड़काने लग जाओ किसी एक धर्म की भावनाओं को, ऐसा आप नहीं कर सकते। साथ ही साथ इसमें हड़ताल करने का अधिकार भी आपको नहीं है। प्रतिबंध किस आधार पर लगाया जा सकता है? एक तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा हो तो, और दूसरा है सार्वजनिक यातायात और जो सार्वजनिक व्यवस्था है उसको भी खतरा नहीं हो सकता। आप जाके सार्वजनिक जगह है जी, रोड पर जाके बैठ गए और हम तो करने लग गए जी सभा, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। यातायात प्रभावित नहीं होना चाहिए। फिर आ जाते हैं संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता यानी आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं।
कोई भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन आप बना सकते हैं, कोई यूनियन बना सकते हैं, सहकारी समिति बना सकते हैं। हालांकि जो सहकारी समिति बनाने वाला अधिकार है वह 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था, और इसी के साथ साथ जो है डीपीएसपी में भी ये चेंज करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप कोई भी संगठन बना सकते हो, जैसे कि राजनीतिक दल बना सकते हो। भाई राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल कोई पार्टी है, वो तो कोई एक संगठन ही होता है। कोई कंपनी बना सकते हैं, कोई साझेदारी फर्म बना सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म, कोई सोसाइटी बना सकते हैं, कोई क्लब बना सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल पे आप बैठे हैं, ये यूट्यूब चैनल बनाने का अधिकार भी आपको यही देता है, अनुच्छेद 19(1)(c) ये अधिकार भी आपको यही देता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस अधिकार में क्या क्या शामिल है। एक तो एसोसिएशन और यूनियन शुरू करने का आपको अधिकार है। दूसरा है उस एसोसिएशन या यूनियन को जारी रखने का अधिकार भी, आप शुरू कर सकते हैं, उसे जारी भी आप रख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें यूनियन और एसोसिएशन बनाने का नकारात्मक अधिकार भी शामिल है। समझे नहीं सर? समझना, मैं समझाता हूँ। मतलब आप चाहो तो यूनियन बना सकते हो और चला सकते हो, मगर आप चाहो तो नहीं भी बना सकते हो। मतलब आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप एक यूट्यूब चैनल बनाओ, आप एक कंपनी बनाओ ही, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। ये होता है नकारात्मक अधिकार। फिर अगर आ जाता है 19(1)(d), इस 19(1)(d) में आ जाता है क्या? इसमें आ जाता है आवागमन की स्वतंत्रता। मतलब आप जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरे देश में आ जा सकते हैं। ये हमारे, यही तो स्वतंत्रता की असली परिभाषा हुई कि हम अपने देश में आ जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे देश के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने की ये स्वतंत्रता हमें देती है। ठीक है, हालांकि आवागमन की स्वतंत्रता के दो आयाम है। एक तो हो गया भैया आंतरिक, मतलब देश के भीतर कि भारत है, इस भारत के भीतर भीतर हम कहीं भी घूम लें। एक हो गया बाह्य। क्या हो गया? इस बाह्य में क्या हो गया कि भारत के बाहर भी तो हम घूम सकते हैं। हमको सिंगापुर जाना है, हमें जी अमेरिका जाना है, तो वहां पर जाने का अधिकार और वापस आने का अधिकार भी तो आपके पास है। ये अधिकार बात करता है। परंतु देखिए यहां पर जो आवागमन की स्वतंत्रता आपको देता है अनुच्छेद 19, वो सिर्फ देश के भीतर भीतर घूमने की स्वतंत्रता आपको देता है अनुच्छेद 19। भारत के बाहर घूमना और वापस आने का अधिकार जो है आपको देता है अनुच्छेद 21। ये आता है मेनका गांधी केस में। तो ये केस भी आपको याद रखना है। मेनका गांधी केस में अनुच्छेद 21 जो है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या करता है, वृहद व्याख्या करता है, और ये कहता है कि देश के बाहर जाने का और वापस आने का अधिकार देता है अनुच्छेद 21, है ना। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये जो बाहर जाने का अधिकार है और वापस आने का अधिकार है, ये अनुच्छेद 21 देता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो, माफ कीजिएगा। अब यहाँ पर किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो यहाँ पर दो आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एक तो है आम जनता के हित में, है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वेश्याओं की आवाजाही जो है उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि वेश्या हर जगह नहीं जा सकती, क्योंकि ये सार्वजनिक नैतिकता के लिए खतरा है ना। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी को ऐसा रोग है ना, ऐसा कोई रोग है जिससे अगर वो रोगी अगर बाहर जाता है तो और लोगों को फैलने का अधिकार है, तो फिर उसे भी आवागमन का अधिकार नहीं है। एक होता है जो नेटिव लोग हैं, जो अनुसूचित जाति या जनजातियां हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा हो, उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा हो, उनके तौर तरीकों को, उनकी भाषा को, संस्कृति को, तो वहां भी रोका जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट जो है, उस नॉर्थ ईस्ट में इनर लाइन परमिट है। क्या है? इनर लाइन परमिट की वहां पर व्यवस्था है। इस व्यवस्था का मतलब क्या है कि वहां पर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता है, भले ही वो भारत का नागरिक, मगर जहां पर ये व्यवस्था लागू है उन राज्यों में वहां पर वो जा नहीं सकेगा। क्यों नहीं जा सकेगा? क्योंकि वहां की जो जो लोग हैं, वहां की अलग से एक डिस्टिंक्ट उनकी आइडेंटिटी है, अलग उनकी एक आप कहो कि उनके तौर तरीके हैं, रीति रिवाज है, भाषा है, तो उनमें खतरा उनके लिए उत्पन्न ना हो, इसलिए भी आपके ऊपर वहां पर जाने के लिए रोक लगाई जा सकती है। अगला आ जाता है निवास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(e) निवास करने की स्वतंत्रता देता है। यह स्वतंत्रता देता है कि कोई भी भारत का नागरिक भारत के किसी भी स्थान पर जाकर निवास कर सकता है और बच सकता है। इसमें दो बातें आ जाती है देखो निवास करने में। एक तो ऐसा हो गया कि देखो जैसे हम रह रहे हैं दिल्ली में, किराए पे रह रहे हैं। एक ऐसा हो सकता है कि हम जमीन ले लें और दिल्ली में आके बस जाए। तो दो हो गया ना। एक तो हो गया यहाँ पर अस्थायी रूप से रहने का अधिकार, और एक हो गया स्थायी रूप से रहने का अधिकार, स्थायी रूप से देश में बसने का अधिकार। तो दोनों अधिकार हमें देता है अनुच्छेद 19(1)(e) जो है वो हमें देश के भीतर जो है किसी भी स्थान पर निवास करने का और रहने का अधिकार
देता है। आप चाहे तो जम्मू कश्मीर में रहे, आप चाहे तो यूपी में रहे, आप चाहे तो बिहार में, आप चाहे तो कर्नाटक में, आपको कोई ये नहीं कर सकता कि आपको बिहारी भाषा नहीं आती नहीं तो आप यहाँ नहीं रह सकते, आपको कन्नड़ नहीं आती तो आप कर्नाटक में नहीं रह सकते। आपको ऐसा कोई नहीं कह सकता। आपका जहाँ मन आए आप वहाँ जाकर रह सकते हैं, बशर्ते 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 इसके ऊपर भी कुछ प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है? एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो ये वेश्या हो गई, आदतन जो अपराधी है वो हर जगह पर नहीं बच सकते, है ना। कि मान लीजिए एक अच्छा सा समाज रह रहा है, वहां पर जाके वेश्याएं रह रही है, हालांकि अब तो वेश्याओं का जो काम है इसे भी सेक्स वर्क जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये भी बिजनेस करने के अधिकार में ये भी आता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है और बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम इसे माना गया है भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वेश्याएं जो ये सेक्स वर्क करती है ये भी एक बिजनेस है और बिजनेस के बराबर इनको अधिकार मिलना चाहिए। जैसे कि आदतन अपराधी है तो ये नहीं कह सकते कि हम कहीं भी जाकर बसें, है ना। तो इनके आधार पर एक हो सकता है बसने के अधिकार पर प्रतिबंध हो सकता है कि जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके सुरक्षा के लिए हो सकता है कि भाई उनके रीति रिवाज होते हैं। आप चाहो कि कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे कि जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया तो वो बड़े संवेदनशील क्षेत्र है, लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र हो गया, तो आप हर जगह जाकर जमीन लेके नहीं बच सकते वहाँ। अगर आप वहाँ पर बसने लगे, आप वहाँ पर रहने लगे तो फिर वहाँ की जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है वहाँ के नेटिव लोगों की वो खतरे में आ जाएगी। इस आधार पर उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है 19(1)(f। 19(1)(f) देखो सारे के सारे अधिकार किसमें 19(1) में ही है। उसके अंदर ए आ जाता है, बी आ जाता है, सी आ जाता है, ई आ जाता है, इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर है अनुच्छेद 19(1)(f) क्या कहता है कि पेशे की स्वतंत्रता देता है। इसका मतलब है सभी नागरिकों को अपनी पसंद का कोई भी पेशा यानी प्रोफेशन, कोई व्यवसाय, कोई व्यापार और कारोबार करने का अधिकार है। पेशा वृत्ति चुनने का अधिकार है। कोई व्यक्ति मुझे टीचर बनना है बन सकता, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना है, मुझे दुकान खोलनी है, मुझे वकील बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे कुछ भी बनना है तो आप बन सकते हैं। मगर आप कहोगे जी मुझे तो हत्यारा बनना है, तो ऐसा नहीं कर सकते। ये कोई वृत्ति या पेशा नहीं हुआ, कोई बिजनेस है नहीं हुआ। मुझे ड्रग्स का बिजनेस करना है तो ये कोई ड्रग्स का बिजनेस जो है वो बिजनेस नहीं होता, क्योंकि जो इलीगल चीजें हैं उन्हें बिजनेस माना ही नहीं जाता है ना। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपको ऐसा कोई व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार शामिल नहीं है कि जो अनैतिक या खतरनाक हो। आप कहने लगो कि जी मैं तो बच्चों की तस्करी करूंगा, मैं तो ये बिजनेस करूंगा, बच्चे लाऊंगा इधर से और इधर भेज दूंगा ले जाके, ये कोई बिजनेस थोड़ी हुआ। मैं तो जी ड्रग्स बेचूंगा, हानिकारक दवाई बेचूंगा, तो ऐसा कोई वो ये करने का आपके पास अधिकार यहाँ पर नहीं है ना। अब यहाँ पर जो है वो राज्य के पास में, राज्य का मतलब हो गया कि स्टेट, स्टेट का मतलब यूपी स्टेट, राजस्थान स्टेट ऐसा नहीं। स्टेट का मतलब हो गया एक पूरा जो अथॉरिटी होती है उसे स्टेट कहते हैं। तो यहाँ राज्य को अधिकार है कि वह कोई भी पेशा या वृत्ति अपनाने के लिए तकनीकी और पेशेवर योग्यता बता सकता है। कि मान लीजिए जैसा कि वकील है, अगर अब जी मेरे को तो वकील बनना है, वकील बन जाओ, आपके पास अधिकार है। परंतु वकील बनने के लिए आपके पास एलएलबी की डिग्री होना जरूरी है ना। जी मेरे को तो डॉक्टर बनना है, जी डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस होना आपके पास जरूरी है। अब आप कह दो कि मुझे तो डॉक्टर बनने का अधिकार है और मुझे पेशा चुनने का अधिकार है, मेरे को संविधान देता है, और मैं तो भैया सफेद कोट पहना और मैं तो चला गया लोगों को सर्जरियां कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो अधिकार है। परंतु नहीं, राज्य जो है बता दिया कि एमबीबीएस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तब आप ये वाला काम, इंजीनियरिंग, आपके पास वो इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। दूसरा है नागरिकों के पूर्ण या आंशिक बहिष्कार पर विचार के बिना कोई भी व्यापार जो है वो खुद जारी रख सकता है ना। जैसा कि भाई ट्रेन चलानी है, राज्य ने कह दिया स्टेट हम ही चलाएंगे, कोई प्राइवेट जो है वो ट्रेन नहीं चला सकता। अब आपने कोई जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके नहीं कह सकता कि महाराज हमें तो व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार है, हम तो ट्रेन चलाना चाहते हैं, तो राज्य हमें क्यों रोक रहा है, तो संविधान के विरुद्ध नहीं। राज्य खुद उसको जारी रख सकता है और कोई प्रतिबंध लगा सकता है कि आप ये नहीं करेंगे, सिर्फ हम करेंगे। कोयला निकालना जी सिर्फ हम ही निकालेंगे, है न्यूक्लियर से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड कोई काम करना है वो सिर्फ हम ही करेंगे, सरकारी प्राइवेट नहीं कर सकता। तो ऐसा किया जा सकता है ना। वो एकाधिकार जो है मोनोपोली वो रख सकता है, राज्य जो है वो एकाधिकार रख सकता है इस संबंध में। ठीक है, और इसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है। तो देखिए ये अनुच्छेद 19 हमने देख लिया। और किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है आम जनता के हित के आधार पर ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि आम जनता का हित जिसमें नहीं हो वो वाला बिजनेस आप नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी आप सारा कुछ बिजनेस कर सकते हो। और राज्य जो है कुछ टेक्निकलिटीज जो है वो निर्धारित कर सकता है, उसके लिए तकनीकी पेशेवर योग्यता निर्धारित कर सकता है। और दूसरा वो कुछ व्यापार जो है वो आंशिक रूप से खुद रख सकता है या पूर्ण रूप से खुद एकाधिकार रख सकता है एक कुछ मामलों पर राज्य, ये राज्य को अधिकार है। तो ये हमने देख लिया अनुच्छेद 19 के बारे में पूरी जानकारी। कहीं भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आप आराम से जवाब दे पाओगे। एक लेक्चर अनुच्छेद 19 समाप्त। बस आज का लेक्चर कर लेते हैं यही समाप्त। नमस्ते।
धन्यवाद।